बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकांस मेथड है। ये आर्टिकल आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसमें से एक एमसीक्यू भी बनता है। और इस आर्टिकल में हम ये सीखेंगे कि ये जो मेथड है जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं, तो इसमें आयल ही क्यों यूज़ किया गया। वाटर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था मिलीकांस ने, तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। तो वाटर क्यों यूज़ नहीं किया था और किस तरह का आयल यूज़ किया जाएगा। और हम कुछ एक्सपेरिमेंट में एक्सरेज यूज़ करते हैं और कुछ में एक्सरेज यूज़ नहीं करते, तो इसकी वजह क्या है। जैसा कि फर्स्ट ईयर क्लास में हमने एक्सरेज भी यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हम एक्सरेज को यूज़ नहीं करने वाले फिज़िक्स में, तो इसकी वजह भी हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन 1909 आर ए मिलीकांस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, 1909 में आर ए मिलीकान ने ये मेथड जो है वो दिया और इसमें आयल को यूज़ किया गया था। आयल के ड्रॉप्स जो हैं इनके ऊपर चार्ज था और उस चार्ज की वैल्यू को मेजर कर लिया गया और वो चार्ज जो है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेम दिया गया। तो इसको मज़ीद हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहा गया। अब ये कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक क्लोज कंटेनर है, बिल्कुल जिसमें कोई भी एयर मौजूद नहीं है। और इसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन में जितने भी पार्ट हैं इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे एक एटॉमाइज़र है, ऑयल स्प्रे की जाती है इसमें से, यहाँ पर ऑयल फिल है और जब इसको प्रेस किया जाता है तो यहाँ से ऑयल जो है उसके बिल्कुल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मूव करते हैं और इस नोज़ल के साथ और इसकी वाल्स के साथ, इस एटॉमाइज़र की वाल्स के साथ रगड़ खाते हैं। और रगड़ आने से क्या होता है कि फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से इस आयल के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और ये आयल कुछ इस तरह का होता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक लेंस यूज़ किया गया है और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स की लाइट को फोकस करवाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लेंस को यूज़ किया जाता है। फोकस कहाँ पे करवाना है, इस हिस्से में जिसको हम इनलाइट करना चाहते हैं, बिटवीन दी प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान वाले हिस्से को इनलाइट किया जाता है बाय यूजिंग सोर्स लाइट। इसके बाद ये विंडो 1 में से जो है वो सोर्स लाइट प्रोवाइड की जाती है और विंडो 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है और ये वायर कनेक्टेड है एक पॉजिटिव प्लेट के साथ, और इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और ये वायर कनेक्टेड है एक नेगेटिव प्लेट के साथ। और इस ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट में एक होल है। बिल्कुल ये एक स्फेरिकल प्लेट टाइप जो है वो प्लेट है जिसके दरमियान में एक होल है और दरमियान से फिर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे मूव कर सकते हैं। यानी ये टूटी नहीं हुई बल्कि ये स्फेरिकल है, बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ एरिया है। बिल्कुल कुछ इसी तरह की प्लेट आपको यहाँ पर दिखाई गई है स्फेरिकल शेप की, और जिसके दरमियान में एक होल है और इसका कुछ ना कुछ एरिया है। और जिस तरह से आप घरों में देखते हैं शावर से, कपड़े इस्त्री करने वाले से आप लोग प्रेशर से प्रेस करते हैं तो उसकी नोज़ल में से क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स, फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मूव करते हुए निकलते हैं स्प्रे की फॉर्म में। तो इसी तरह से ये ड्रॉपलेट जो हैं वो मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो इस फाइन होल में से गुजरेंगे और गुजरने के बाद नीचे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और नीचे जब मूव करेंगे तो इनको हम ऑब्जर्वेशन के अंडर ले आएंगे। अब क्या है कि इसके ऊपर से, इस पूरे अपरेटस के ऊपर से क्या किया जाता है कि एक माइक्रोस्कोप फिट की जाती है। तो वो माइक्रोस्कोप कुछ इस हिस्से को ऑब्जर्व कर रही होती है जिसमें ये ड्रॉपलेट जो है वो मूव कर रहा है। यानी ये ड्रॉपलेट जो होल में से पास कर देता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, माइक्रोस्कोप, और जिससे इस तमाम एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। इनसाइड दी कंटेनर जो है, जो प्रोसेस हो रहा है उसको देखा जाता है। अब यहाँ पर इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से शो किया गया है। ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। याद रहे कि नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इस कंटेनर की तमाम जो कंस्ट्रक्शन थी, जो इसमें यूज़ हो रहे थे अपरेटस, जो पार्ट्स थे, उनको स्टडी कर लिया। और ये कंटेनर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें जो प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है उसको कम किया जा सके, इसको इवैक्यूएट किया जा सके ताकि एयर जो है उसकी डिस्टर्बेंस कम से कम हो
और एयर करंट से बचा जा सके। एयर करंट का वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यानी जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, ड्रॉपलेट्स आएंगे, तो फिर वो एयर को भी आयोनाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको इवैक्यूएट किया जाता है। फ्री स्पेस नहीं होता। दो चीज़ें हैं जिसमें हमेशा मिसकंसेप्शन रही है, और वैसे भी आपका लेवल एफएससी लेवल जो है वो छोटा है, तो इसमें इन चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है, एक वैक्यूम और दूसरा फ्री स्पेस। वैक्यूम मतलब होता है कि जब भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है तो वो वैक्यूम में आ गया है, लेकिन वो किस हद तक वैक्यूम है ये डिपेंड करता है। प्रेशर को रिड्यूस करते जाएं तो वो सुपर वैक्यूम, और इससे भी इसकी नेक्स्ट टाइप्स होती हैं, तो उसको हम वैक्यूम की टाइप में ले जाते हैं। लेकिन इसको क्या किया गया, इवैक्यूएट किया गया, वैक्यूम है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि इसमें जो एयर का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, और अब एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फासला ज़्यादा है, तो अब एयर करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करेगा, तो सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट्स। क्या होगा कि इस ड्रॉप को मेजर ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान इसे सस्पेंड किया जाएगा, ये रुक जाएगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है, और इस ड्रॉप के ऊपर क्योंकि हम कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, अभी ये नेगेटिव चार्ज ही कैसे आया? ऑयल कुछ इस तरह का यूज़ किया गया कि जब फ्रिक्शन हो, और ये वो नोजल जो है इसका मटेरियल, इसका एलिमेंट कुछ इस तरह का है कि ड्यू टू फ्रिक्शन ये एलिमेंट ऑयल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, और एज अ रिजल्ट इस ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस नोजल के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो मूव करते हैं, इस प्लेट्स के होल से नीचे आते हैं, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और इसको सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये नीचे आ रहा था और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो हमने पॉजिटिव प्लेट इसीलिए ऊपर रखी ताकि वो पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके और इससे सस्पेंड किया जा सके। सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट्स बाय एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। वही बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले ही उसके ऊपर अमल कर रही है, तो हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। ये जो पोटेंशियल है इसको हम वेरी करते हैं, और कम या ज़्यादा, और इस पॉइंट पे ले जाते हैं कि इस ड्रॉपलेट के ऊपर जो ड्रॉपलेट है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो सस्पेंड हो जाता है, वो रुक जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर भी यही डायग्राम में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट, चार्ज ऑन पार्टिकल। हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर वो किसी पार्टिकल के ऊपर, ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज को मेजर करना है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए उसकी तरफ मूव करते हैं कि चार्ज ऑन ड्रॉपलेट क्या होगा। देखो बच्चों, जो ड्रॉपलेट है उसका मैस लेट्स सपोज m है, उसको हमने अभी फाइंड भी करना है, और इसके बाद चार्ज ऑन ड्रॉपलेट को q से शो किया गया है। डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स जो कि नोन है, कोई भी डिवाइस बनाई जाती है तो उसमें जो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रखा जाता है, उसकी वैल्यू फिक्स है। अब ये डिस्टेंस नाउन है, और इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस ड्रॉपलेट को सस्पेंड करने के लिए, तो ये भी नाउन होगा। बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बिल्कुल नाउन होगी। यानी इसमें अननोन चीज़ कौन सी है, सिर्फ मैस है, तो हम उस मैस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। क्या किया गया कि इस पार्टिकल को, इस ड्रॉपलेट को सस्पेंड कर दिया गया। पॉजिटिव प्लेट जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से डाउनवर्ड खींचना चाहती है। जब ये फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाएंगी, जब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है, तो फिर क्या होगा, ये ड्रॉपलेट यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, Q इज इक्वल टू एम जी, और हम इसके बाद Q चार्ज को फाइंड करना चाहते हैं तो Q चार्ज इज इक्वल टू एम जी ओवर ई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। Q चार्ज ऑन ड्रॉपलेट फाइंड करना है, तो इस चार्ज को फाइंड करने के लिए इन चार चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें मैस ऑफ ड्रॉपलेट, ग्रेविटी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और वोल्टेज। अब ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी नाउन है, डिस्टेंस भी नाउन है, ग्रेविटी भी नाउन। जस्ट मैस को अगर हम फाइंड कर लें तो हम उस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इस मैस m को फाइंड करने की ट्राई करते हैं। अब देखो बच्चों, मैस ऑफ ड्रॉपलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ
अब क्या किया गया, दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम क्लोज कर देंगे तो ड्रॉपलेट दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा तो ये फौरन विद इन 2 सेकंड क्या करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। टर्मिनल वेलोसिटी को जब अचीव कर लेगा तो इसमें हम कहेंगे कि इसका वेट जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि इसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब ड्रैग फोर्स को बैलेंस करते हुए ये मूव करेगा, यानी ड्रैग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो हम बात करते हैं कि इस ड्रॉपलेट ने अब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लिया है। जब कोई पार्टिकल ड्रॉपलेट टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो उसका वेट W ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है। अब वेट W को हम mg से शो करते हैं और ड्रैग फोर्स को 6 पाई ईटा r vt। ईटा यहाँ पे मीडियम की विस्कोसिटी है, r यहाँ पे रेडियस है उस ड्रॉपलेट का, vt टर्मिनल वेलोसिटी है। अब मैस को यहाँ से फाइंड किया जा सकता है, मैस m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r vt ओवर g। देखो बच्चों, हमें सिर्फ मैथ्स चाहिए था और मैथ्स का फार्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया, लेकिन इसमें अब 2 चीज़ें और आ गई हैं। एक तो उस ड्रॉपलेट का रेडियस नहीं मालूम हमें, और दूसरा उस ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी का नहीं पता। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को फाइंड करते हैं, रेडियस r को और टर्मिनल वेलोसिटी को, फिर हम मैथ्स की तरफ मूव करेंगे। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। जब ड्रॉपलेट मूव करता है तो वो t टाइम में s फासला तय करता है, और इसी को रीअरेंज करने से टर्मिनल वेलोसिटी vt हम फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू s ओवर t। बच्चों आपको याद रहे कि जब हमने ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त क्लोज होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो भी तो ऑपोजिट है ग्रेविटी के, तो ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाता है। तो फिर इस फोर्स से, यानी ड्रैग फोर्स से ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड क्यों नहीं होता? तो बच्चों जो ड्रैग फोर्स है वो जस्ट अपोजिंग फोर्स है, वो सिर्फ अपोज कर रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो उसे अट्रैक्ट कर लेती है, वो उसको मूव नहीं होने देती बल्कि वो अपनी तरफ खींचती है। तो यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स से इस ड्रॉपलेट को सस्पेंड किया जा सकता है, और ड्रैग फोर्स जब अप्लाई होती है तो ये पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस, क्योंकि 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक रेडियस था और दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी। तो अभी हम रेडियस की तरफ मूव करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और ये स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो जब ड्रॉपलेट मूव करता है ना, तो उसकी सरफेस टेंशन की वजह से उसकी शेप हमेशा स्फेरिकल हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, ड्यू टू सरफेस टेंशन उसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल शेप हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। रो इज द डेंसिटी, रो इज इक्वल टू m ओवर v। अगर हम बात करें कि जो ड्रॉपलेट है उसकी डेंसिटी रो है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके मैस ओवर वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो उसकी डेंसिटी को फाइंड किया जा सकता है। इसी को रीअरेंज करें तो मैस किसके इक्वल आएगा, रो v के इक्वल आएगा, और v का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया, अभी हमने फाइंड किया कि ये स्फेरिकल है, तो हम 4/3 पाई r क्यूब ऐसे पुट कर देंगे और इसके साथ क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो 4/3 पाई r क्यूब रो। अब कंपेयर कर देना है हमने इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर 2 अभी हमने लास्ट पेज के ऊपर लिखी थी, जिसमें मैस को फाइंड किया था, मैस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r vt ओवर g। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 के साथ कंपेयर करते हैं, तो 6 पाई ईटा r vt ओवर g इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो। अब बच्चों यहाँ से समझिएगा, r क्यूब जो है यहाँ पे r है, तो r के साथ क्यूब कैंसिल होकर यहाँ पर क्या रह जाएगा, स्केयर रह जाएगा। तो r स्केयर को आप इसी साइड पे रहने दें, बाकी पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, और इसी तरह से 3 को इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18 हो जाएगा, और 4 को डिवाइड कर देंगे, यानी आर स्केयर को आपने इधर ही रहने देना है, बाकी तमाम चीज़ें हम इस साइड पे ले जाते हैं। पाई कैंसिल हो गया, रो भी इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आर स्केयर 6 × 3 ओवर 4 एंड ईटा वी टी। ये ईटा और वी टी ये यहाँ पर ऐसे ही है, और रो भी साइड के ऊपर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ईटा वी टी ओवर रो जी आ जाएगा। यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेंगे और r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू 9/2 ईटा वी टी ओवर रो जी। और ये तमाम की तमाम चीज़ें नाउन है और हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर इसी रेडियस की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर पुट कर दें, इसी रेडियस की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा, हम मैस m को फाइंड कर सकते हैं। जब मैस m हमने फाइंड कर लिया तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, Q इज इक्वल टू mgd ओवर v। प्रॉब्लम तो मैथ्स का था, तो मैथ्स को हमने
दो चीज़ों को कंपेयर किया क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चन को कंपेयर करने के बाद रेडियस को फाइंड किया, और रेडियस को फाइंड करने के बाद दोबारा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पुट किया, तो यहाँ से मैथ्स जो है उसको अखज़ कर लिया। अब यही मैथ्स हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, जिसमें Q चार्ज इज इक्वल टू mgd/v है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये नाउन हो गई हैं। अब मैथ्स का भी पता चल गया है, तो हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह से आता है, एक्सप्लेन मिलीकान्स मेथड एंड राइट इट्स कंक्लूजन, कि मिलीकान ने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड क्या किया। तो उसकी कंक्लूजन कुछ यूँ है कि चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, यानी ये हुआ कि जो चार्जेस थे ड्रॉपलेट के ऊपर, वो ये तो नहीं पता था कि अब एक ड्रॉपलेट के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से जो ड्रॉपलेट हैं उनके चार्ज भी डिफरेंट आ रहे थे। किसी ड्रॉपलेट का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 आ रहा था, तो किसी का कुछ और आ रहा था। अब लेकिन ये देखा गया कि तमाम के तमाम जो चार्जेस आ रहे थे वो इंटीग्रल मल्टीपल थे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 के। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? मतलब ये कि या तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, या फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, या फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि उस चार्ज के ऊपर, उस ड्रॉपलेट के ऊपर या तो एक इलेक्ट्रॉन था, या फिर दो इलेक्ट्रॉन थे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन थे, या 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो जो मिनिमम चार्ज था किसी ड्रॉपलेट के ऊपर वो था 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम। तो यहाँ से ये अखज़ कर लिया गया कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम है। अब Q इज इक्वल टू एन ई के होता है, यानी टोटल चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम है। इसी तरह से अगर दो चार्ज होंगे तो उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम। तो इस तरह से किसी चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो फाइंड कर लिया गया। तो इसके बाद हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरी क्लास में लास्ट ईयर्स में मैंने एक्सपीरियंस किए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि ड्रैग फोर्स से जो ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड क्यों नहीं होता, और इलेक्ट्रिकल फोर्स से कैसे सस्पेंड हो जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रैग फोर्स जस्ट अपोजिंग फोर्स है, और वो अपोज करती है। तो जो ड्रॉपलेट होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो उस ड्रॉपलेट को अट्रैक्ट कर लेती है और मूव नहीं होने देती। और जब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाती है तो ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई मिलीकान्स मेथड कैन नॉट गिव रिजल्ट्स फॉर वाटर, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वाटर के लिए रिजल्ट क्यों नहीं देता। तो बच्चों देखो, जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाता है। वेपोरेट कैसे होता है? अब एयर तो उसमें मौजूद है, वैक्यूम जो है हमने किया हुआ है उसमें प्रेशर लो किया, एयर मौजूद है लेकिन बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर है। तो वेपोरेट कैसे होता है? वेपोरेट होने की वजह एयर की मौजूदगी नहीं, बल्कि इसकी मेन रीज़न जो है इस लाइट की हीट है। जब लाइट सोर्स से लाइट आती है और इस ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ती है, तो ड्रॉपलेट जो है वो इस लाइट की हीट की वजह से वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि विद इन 2 सेकंड ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है। तो विद इन 2 सेकंड ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने की बजाय ड्रॉप जो है वो बिल्कुल ही एवेपोरेट हो जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑयल्स जो हैं वो यूज़ किए गए, ग्लाइसरीन को यूज़ किया गया, मरकरी को यूज़ किया गया इस एक्सपेरिमेंटल को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन तमाम के तमाम जो थे उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। तो फिर कौन सा ऑयल यूज़ किया गया? ऐसा ऑयल जिसमें दो खासियत हों। वो कौन सी खासियत? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, इस फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिवली चार्ज, यानी ऐसा ऑयल हो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, जो इस मटेरियल से, इस नोज़ल से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। तो उस ऑयल के ऊपर एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक उसकी खासियत तो ये है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद दूसरा, और वो ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो एवेपोरेट ना होता हो, यानी उसकी डेंसिटी कुछ इस तरह से हो कि जब उसके ऊपर लाइट फॉल करे और उस लाइट की हीट की वजह से वो एवेपोरेट ना हो। तो ये मशीन ऑयल, वॉच ऑयल भी इसे कहते हैं, वॉच ऑयल, मशीन ऑयल, ये ऑयल फिर यूज़ किया गया। और उस ऑयल की डेंसिटी कुछ इस तरह से थी कि वो एवेपोरेट नहीं होता था इस लाइट की इंटेंसिटी थे। तो आपने याद रखना है कि मशीन ऑयल और वॉच ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पर मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो जब वाटर या फिर कोई भी दूसरा ऑयल जो था वो एवेपोरेट हो जाता था,
तो उसका रेडियस कम होना स्टार्ट हो जाता था, उसका मैस कम होना स्टार्ट होता था, तो वो ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल ही रिज़ल्ट जो है वो रॉन्ग प्रोवाइड करती थी। और बच्चों लास्ट में एक और क्वेश्चन, जैसा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनमें एक्सरेज़ भी यूज़ की जाती हैं, फर्स्ट ईयर में भी एक्सरेज़ को यूज़ किया गया था इस आर्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्सरेज़ हम तब यूज़ करते हैं जब जो आयल है इसमें फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज ना आए, यानी ये जो ड्रॉपलेट्स हैं जब इनके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा होगा तो हम एक्सरेज़ को यूज़ करेंगे। एक्सरेज़ एयर को आयोनाइज़ कर देंगी, क्योंकि इस चैम्बर में एयर मौजूद है, इवैक्यूएटेड किया ज़रूर है इसे, लेकिन ये फ्री स्पेस नहीं है, इसमें एयर कुछ ना कुछ मौजूद है। तो एयर जो है उसमें आयंस बनेंगे और उन आयंस में से जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन इन ड्रॉपलेट्स के साथ चिपक जाएंगे और इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर दोबारा फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए हम एक्सरेज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो आयल यूज़ किया गया है वो फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो इसमें एक्सरेज़ को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप सो बच्चों आपको ये आर्टिकल कंप्लीट फुली अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन अभी भी अगर किसी चीज़ की आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और डेली का काम डेली करें और तमाम लेक्चर्स को कंप्लीट वॉच करने के बाद नोट किया करें।